आपके साथ निशान चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। पूछ रहा है हिंदुस्तान, मजहब बड़ा या संविधान? आज हम वो बातें बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई। मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वालों का विस्तार से विश्लेषण होगा। नंद भवन का तमाशा, कट्टरपंथियों को तमाचा। एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है वो हिंदुस्तान के भाईचारे का उदाहरण पेश करता है, जिसे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। और फिर बात करेंगे, पछताएंगे इमरान, पीओके वापस लेगा इंडिया। आपको बताएंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत घोषित करके क्यों डरा हुआ है पूरा पाकिस्तान। चीन का नकाब उतरा, ताइवान का नॉर्थ ईस्ट में फतला। वैसे तो भारत पहले से कहता आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फैलाने के पीछे चीन ही है, लेकिन अब चीन ने सच को खुद ही कबूल कर लिया है। और फिर आज से लौट आई है आपकी पसंदीदा सीरीज, देखना मत भूलेगा, लूट घर सीजन 2, आज रात 9:30 बजे। इससे पहले कि आज देश की और दुनिया में मजहब के नाम पर हो रहे तमाशे का विश्लेषण करें और उन्माद के हालात दिखाएं, आज की एक बड़ी खबर देख लेते हैं। आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव में विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। ये सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक तरह से इतिहास बनाया। आज इतिहास में पहली बार बीजेपी राज्यसभा में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई और देश में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली पार्टी ऐतिहासिक तौर पर बुरी तरह बल्कि बुरी स्थिति में है। आज 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को एक एक सीट मिली है। वर्तमान में इनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास, 4 समाजवादी पार्टी के पास, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस के पास है। यानी बीजेपी को सीधे 5 सीटों का फायदा हुआ है। 25 नवंबर को राज्यसभा के 10 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी जीतने की स्थिति में थी, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट खाली छोड़ दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी बीएसपी में गठजोड़ होने का आरोप लगाया। आज जिन सीटों पर नतीजों की घोषणा की गई, उनमें जीते हुए उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल। पुरी के अलावा बीजेपी से अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम को एक एक सीट मिली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 सीटों के नतीजे साफ होने के बाद बीजेपी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर में। राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी के 92 सांसद हो जाएंगे और अगर गठबंधन को देखें तो एनडीए के पास 112 सीटें हो जाएंगी, यानी बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम, जबकि कांग्रेस के पास 38 सीटें ही बचेंगी। 12 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को नामांकित करते हैं। कोरोना काल में बीजेपी को यह बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्यसभा में पहली बार बीजेपी इतनी बेहतर स्थिति में पहुंची है और आने वाले दिनों में इससे केंद्र और बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार को काफी फायदा होगा। लेकिन कोरोना काल में ही दुनिया में एक और घातक वायरस तेजी से फैला है और यह है मजहबी उन्माद का वायरस, जिसे लेकर बांग्लादेश में दिन भर बवाल होता रहा और हिंदुस्तान में एक मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। क्या है इसके मायने? हमारे खास सेगमेंट राष्ट्रवादी रिपोर्टर में पूरा विश्लेषण देखिए राहुल सिन्हा के साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या कोई धर्म देश से बड़ा हो सकता है? क्या कोई मजहब संविधान से ऊपर हो सकता है? आखिर आजादी के 73 साल बाद भी धर्म के नाम पर खून बहाने की बात क्यों होती है? पिछले 10 दिनों से कट्टरता और इस्लामोफोबिया के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, आज हम उसका बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। आज शुरुआत हम 2 तस्वीरों से कर रहे हैं। एक तरफ मथुरा के नंद भवन मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में फेसबुक पोस्ट लिखने वाले हिंदू परिवारों पर हमला कर दिया गया। ये देश की 2 देशों की 2 तस्वीरें हैं जो पूछ रही हैं कि कोई भी देश संविधान से चलेगा या मजहब से। पहले बात मथुरा की। मंदिर में नमाज पढ़ने की इस घटना पर पूरे देश में बहस छिड़ गई कि क्या इन लोगों ने जानबूझकर मंदिर में नमाज पढ़ी? क्या मंदिर में नमाज पढ़कर फैजल खान और मोहम्मद चांद नाम के 2 मुसलमान देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे? क्या इनका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना था? हालांकि ये युवक अपने आप को हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाले संगठन
खुदाई खिदमतगार से जुड़ा बताते हैं, खुद को मुस्लिम कवि रस खान की तरह बताते हैं। चार दिन की 84 कोस ब्रज परिक्रमा यात्रा थी, जिसमें हम नंदगांव के मंदिर में पहुंचे। हम नमाज का समय हुआ तो उन्होंने कहा भजन यहीं कर लीजिए, तो हमने वहां पे नमाज पढ़ ली। अब इसमें कुछ लोगों को अगर तकलीफ है बहुत ज्यादा, केवल और केवल किसी स्पेशल प्रोपेगेंडे के द्वारा वो यहाँ आए थे, जो केवल समाज को हमारे माहौल खराब करने के लिए, हमारे जो वो प्रेम और सद्भावना की बात जो हमसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो उसी प्रेम और सौहार्द और सद्भावना को बिगाड़ने के लिए उसको कोई माहौल, अपना प्रोपेगेंडा लेके वो लोग यहाँ आए थे। तो आज दिन भर आपने तमाम टीवी चैनल्स पर इस खबर को देखा होगा, अलग अलग एंगल्स के साथ देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस खबर के जरिए भारत ने आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है? क्या आपको आज किसी ने बताया कि मथुरा की इस घटना ने मजहब के नाम पर लोगों की हत्या और सिर काटने की वकालत करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है? आज मथुरा की इस खबर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी देश संविधान से चलेगा या मजहब से। ये सवाल इसलिए भी कि पिछले 10 दिनों से भारत समेत दुनिया भर की सड़कों पर कुछ लोग धर्म का अपमान करने पर सिर काटने की वकालत कर रहे हैं। मथुरा की घटना क्यों है दुनिया भर के लिए सबक? उससे पहले आपको फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर जो कुछ हो रहा है उसे देखना और समझना चाहिए, क्योंकि इस पर चर्चा किए बिना मथुरा की घटना पर संवाद पूरा नहीं होगा। दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ मुसलमान नाराज हैं और सड़कों पर इस्लाम की रक्षा के नारे लग रहे हैं। हजारों लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले फूंक रहे हैं। तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश में विरोध की चिंगारी आग बन गई है। बांग्लादेश में तो भड़के गुस्से का निशाना अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी बनाया गया। कोमिला उपजिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घरों पर हमले किए गए। हिंदू समुदाय के एक शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का समर्थन किया था। धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ ने उस शख्स के घर को ही जला डाला। साथ ही हिंदुओं के दूसरे घरों पर भी हमले किए गए। चंद घंटों में ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में आतंक फैल गया। आज भी ढाका में हिफाजते इस्लाम संगठन की अपील पर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी। फ्रांस से उठे इस विवाद को बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने अपने लिए एक मौके के तौर पर ले लिया है। लेकिन एक नजर दुनिया के नक्शे पर डालें तो फ्रांस से शुरू होकर तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, लेबनान और फिलिस्तीन भी इसमें झुलस रहा है। इन मुल्कों में फ्रांस में बने प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। मॉल और सुपरमार्केट में फ्रांस के सामान तक हटा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध शुरू हो गया है। क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की व्याख्या करने वाले शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या पर मैक्रों की टिप्पणी से सभी मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा और खलीफा भड़क उठे। मुस्लिम देशों को बताने की कोशिश हुई कि मजहब से बड़ा कुछ नहीं, और मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने वालों का समर्थन कर इस्लाम का अपमान किया है। लेकिन सच आप मैक्रों की जुबान से ही समझिए। वो कह रहे हैं कि मैं कार्टून का समर्थन कर रहा हूँ
मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि क्या इस्लाम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन करता है। मैं समझ सकता हूँ कि कार्टून से लोगों की भावनाओं को चोट लगी होगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इस कार्टून की वजह से कोई हिंसा जायज है। तस्वीर साफ है कि पूरी दुनिया में जो मुद्दा ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है वो दरअसल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ा है, कट्टरपंथ के विरोध से जुड़ा है, ना कि ईसाईयत या दक्षिणपंथ से। जरा सोचिए, जिस देश का कोई धर्म नहीं, उसे धर्म के नाम पर आज जलाया जा रहा है। लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त होते हुए संविधान से चलने की बात कही तो उनके सिर काटने तक के फतवे जारी कर दिए गए। आज आपको धर्म को लेकर फ्रांस का मूल चरित्र भी पता होना चाहिए। फ्रांस में करीब 32% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 60% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर चर्च जाते हैं। फ्रांस में मुसलमानों की संख्या भी 8% है और ये वहां की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। 1905 के बाद से ही फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता और विचारों की आजादी उसके लोकतंत्र की आत्मा रही है। मार्च 2004 से ही फ्रांस के किसी भी स्कूल में सार्वजनिक तौर से धार्मिक सिंबल का प्रदर्शन अवैध है और वहां के नागरिक भी धर्म को निजी मामला मानते हैं। लेकिन आज कट्टरपंथियों का विरोध करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति को राइट विंगर बताकर दुनिया भर में उनका विरोध शुरू हो गया। आपको यह बताते हैं कि दुनिया लेफ्ट और राइट विंग की परिभाषा का जन्म दुनिया में हुआ कहां से है। आज हमने इस पर रिसर्च की और हमें पता चला कि जब 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दंगे और राजशाही का विरोध हो रहा था, तब फ्रांस के राजा किंग लुई 16 ने देश के हालात पर चर्चा के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में हर वर्ग के व्यक्ति को बुलाया गया। सभा में जिसने भी राजा का विरोध किया और जो राजशाही में बदलाव चाहते थे, उन्हें राजा के लेफ्ट में बैठाया गया और जो राजा के समर्थन में थे, उन्हें राइट में बैठने को कहा गया। इस सभा के बाद जो लेफ्ट और राइट की परिभाषा तय की गई, उसके मुताबिक जो व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना चाहता है वो लेफ्ट विचारधारा से जुड़ा होगा और जो व्यवस्था के साथ रहकर उसे और बेहतर बनाना चाहता है, उसे राइट विंग से जुड़ा माना जाएगा। हालांकि आज के वक्त में लेफ्ट और राइट विचारधारा में बहुत बदलाव आ चुके हैं। यहां बड़ा सवाल और बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाना जरूरी था? अगर कार्टून नहीं बनता तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी मर जाती? ये जानते हुए भी कि इससे कई लोगों की भावना भड़केगी, क्योंकि पहले भी इस पर बहुत खून बह चुका है, फिर भी पैगंबर का कार्टून क्यों बनाया गया? फ्रांस की जिस पत्रिका शार्ली एब्दो के कार्टून पर दुनिया भर में कोहराम मचा है, इसी पत्रिका ने पहले भी जनवरी 2015 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था, जिसके बाद उसके दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें इसके संपादक और कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने पैगंबर का कार्टून बना भी दिया तो सरेआम उसका गला काटने को सही कैसे ठहराया जा सकता है? इस मसले पर हुई हिंसा को सही ठहराने को भी जायज कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या मजहब से। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने किसी मजहब से जुड़ा कार्टून बनाया। अभी हमने आपको बताया कि 14 जनवरी 2015 के अपने एडिशन में शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा, जिसके बाद उस मैगजीन के दफ्तर में आतंकी हमला हुआ। न्यूज रूम में घुसकर 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें संपादक समेत 12 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए थे। तब हाजी याकूब कुरैशी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले मौत के ही काबिल होते हैं। शार्ली एब्दो मैगजीन ने इससे पहले साल 2007, 2010 और 2013 में ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का मजाक उड़ाया। 2013 के मार्च एडिशन में ईसा मसीह का कार्टून बनाया। इससे पहले साल 2011 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा। मतलब तमाम विरोध झेलने के बावजूद भी पिछले 50 साल से शार्ली एब्दो व्यंग्य चित्र बनाता रहता है। अब हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो M.F. हुसैन, जो भारत के पिकासो कहे जाते थे, उन्होंने न जाने कितनी बार हिंदू देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बनाई और उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, मुकदमे हुए। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी कई बार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस सब को लेकर भारत कभी असहिष्णु नहीं हुआ। हाँ, विरोध प्रदर्शन जरूर हुए।
यहाँ ई कॉमर्स स्टोर अमेज़न का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि अमेज़न ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली चप्पलें, डोरमैट, टॉयलेट शीट्स, जूते मोजे ऐसे कई सामानों की बिक्री की जिसका सोशल मीडिया पर विरोध हुआ। लेकिन मजहब और आस्था के नाम पर यहाँ कभी हिंसा जैसे हालात नहीं बने और स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए। दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन आज मथुरा की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सहनशीलता और संविधान ही भारत की असली पहचान है। एक बार आपको तस्वीरों और घटनाक्रम के जरिए समझाते हैं कि आखिर मथुरा में हुआ क्या। सफेद कुर्ता पैजामा, गले में काले रंग का गमछा और सिर पर हरी टोपी, ये है फैजल खान। इनके साथ मथुरा के नंद भवन मंदिर में सजदा करते और नमाज पढ़ते ये हैं मोहम्मद चांद। तस्वीर 29 अक्टूबर की है। उस रोज करीब 11 बजे फैजल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश गुप्ता और आलोक रतन मथुरा के नंद भवन पहुंचे, लेकिन मोहम्मद चांद के सिर पर टोपी देखकर मंदिर प्रशासन ने रोका तो उन्होंने खुद को धार्मिक सद्भाव का वाहक बताया, धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की और ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा का हवाला दिया, जिसके बाद साधु संतों ने भी इनका स्वागत किया। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी के, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो। सुना आपने, फैजल खान ने नंद भवन मंदिर में श्री रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाई, ठाकुर जी के प्रति अपना प्रेम और अनुराग भी दिखाया। लेकिन 2 दिन बाद जब फैजल खान के नंद भवन में नमाज अदा करते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई तो संत समाज में गुस्सा भड़क गया और हर तबका इसे गलत ठहराने लगा। आज नंदगांव में जो हम लोग को ज्ञात हुआ है कि 2 मुसलमानों ने वहां पर नमाज अदा की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को लेकर अगर कोई आदमी अपशब्द कहता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मंदिर के सेवायत ने नंदगांव चौकी में जाकर फैजल खान और उनके 3 साथियों के खिलाफ तहरीर दी और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी धार्मिक भावना भड़काने, धारा 295 यानी मंदिर को अपवित्र करने का आशय और धारा 505 यानी सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मथुरा की घटना को लेकर आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मथुरा की घटना पर लोगों ने नाराजगी तो जताई, इस घटना को एक धर्म का अपमान जरूर बताया, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर हिंसा की वकालत नहीं की। यही बात भारत को दुनिया से अलग करती है। धर्म के अपमान पर जहां दुनिया भर में मरने मारने की बात हो रही है, वहीं भारत में संविधान को सर्वोपरि मानकर मथुरा में कानून पर भरोसा जताया गया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसकी बड़ी वजह सभी धर्मों को सम्मान देने वाला हमारा संविधान है। आइए अब आपको संविधान की प्रस्तावना बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वक्त में भारत को असहनशील साबित करने के लिए देश और दुनिया में बाकायदा एक एजेंडा चलाया गया। भारत में असहनशीलता बढ़ी है, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाया गया। देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत में असहनशीलता के विरोध में अपने अवार्ड तक लौटा दिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवार्ड वापस लौटाने वाले, भारत को असहनशील बताने वाले वही लोग अब मजहब के अपमान पर सिर काटने की वकालत कर रहे हैं। अगर कार्टून बनाना ही है उस यहूदी कंट्री को, तो हजरत दाऊद को बनाए जिसको वो पैगंबर मानता है या खुदा पैगंबर मानता है। अगर ईसाइयों को बनाना है तो वो हजरत ईसा का बनाए, मरियम का बनाए, खुदा का कार्टून बनाए। वो मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों बनाएंगे? इसका मतलब है कि देखिए, एक बात ये पहले समझ लें आप
कि दुनिया की जितनी जंगें मुसलमानों के साथ हैं वो यहूदी और ईसाई के साथ हैं, उसका जो हिंदू मजहब से कोई टकराव ही नहीं है। तो सोचिए, जब पढ़े लिखे देश को दिशा देने वाले बुद्धिजीवी सिर काटने की वकालत करें तो क्या होगा। जिन्हें समाज को तोड़ने वाली लकीर को मिटाना हो वो एक तरफ आकर खड़े हो जाएं तो क्या होगा। आज के माहौल में एक शब्द लोगों के कानों में हमेशा गूंजता है। हर कोई ऐसे मौके पर राइट टू रिलीजन का हवाला देता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राइट टू रिलीजन है क्या। आइए आपको इसकी परिभाषा भी बताते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भारत में हर किसी को अपने धर्म के पालन और प्रचार प्रसार की आजादी देता है। हालांकि इस अनुच्छेद की शुरुआत में ही लिखा है कि यह आजादी तब तक ही मान्य है जब तक कि यह सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए। इसका एक पहलू यह भी है कि आप अपने धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करते वक्त किसी और की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। मथुरा में जिस व्यक्ति फैजल खान के नंद भवन परिसर में नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा हुआ, उसे मथुरा पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मंदिर में नमाज अदा करने के दूसरे आरोपी चांद मोहम्मद और इनके 2 साथियों आलोक और नीलेश की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन यहां अच्छी बात यह रही कि इस मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। मथुरा की घटना बताती है कि धर्म के अपमान की सजा कानून के जरिए दी जा सकती है। वैसे भी धर्म का मूल सिद्धांत आपको जीवन का सही अर्थ और इंसानियत सिखाता है। हिंदू सनातन सिद्धांत में भी कहा जाता है कि चरति इति धर्म, मतलब कि जिसे धारण किया जाता है वही धर्म है। सत्य और न्याय को धारण करना ही धर्म है। इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन धर्म भी बेहद निजी और व्यक्तिगत विषय है जिसके हिसाब से चलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पूरे घमासान में 2 देश खुद को सबसे आगे दिखाने में जुटे हैं। एक तरफ है तुर्की तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस पूरे विवाद से हिंदुस्तान में भी उथल पुथल मचाने में जुटा है। लेकिन अब बात पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान को उकसाने की। इमरान खान के गिल्टेड बाल्टिस्तान को लेकर जो नापाक गेम खेला है उस पर भारत ने पाकिस्तान को बाज आने के लिए कहा है और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में कब्जाई हिंदुस्तानी जमीन को खाली कर दे। जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है। ये जुलूस जिन्ना के वारिसों के जुल्म सितम के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में निकला है और इमरान खान के उस ऐलान के खिलाफ निकला है जिसे पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील जैसा माना जा रहा है। कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देने की बात वहां के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पीओके भारत का था और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती। आज भी हमारी संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, उसके स्टेटस में कोई परिवर्तन पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंदुस्तान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान की ओर से जबरन कब्जा किए गए भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। हिंदुस्तान के सख्त तेवर देखकर पाकिस्तान में हड़कंप समझ गया है। हर कोई इमरान खान हुकूमत के फैसले पर सवाल उठा रहा है। ये सोच कर डर रहा है कि 4 जंगों में धूल चटाने वाला, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करने वाला हिंदुस्तान अब आगे क्या करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज गिलगित बल्टिस्तान को सूबाई हैसियत देने का ऐलान किया है। इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे, उस हवाले से आगाह कीजिए। पाकिस्तान ने अगर कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान को ज़म कर लिया, ये हमारी जो वज़ारत ख़ारिजा उनका काम है, सोचे देखें। लेकिन मुझे अपरेंटली सतही तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है
थोड़ा सुसाइडल लग रहा है। और ये बड़ा ही सीरियस इशू है, क्योंकि आज से पहले कुछ अर्सा पहले तक जब इंडिया बात करता था कश्मीर की तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करता था, गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा टारगेट नहीं करता था। लेटली इंडिया नाम लेके गिलगित बल्तिस्तान की बात करना शुरू हो गया कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, क्या पाकिस्तान को इस वक्त ये कदम उठाना चाहिए। जिस गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन पर खड़े होकर इमरान खान ने ऐलान किया, उस जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत लगातार बुलंद हो रही है। हमारे लोगों को टारगेट करके दबाया जाता है। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। आपको कमर किसका खड़ा होना होगा। बगावत की उस तपेश को पाकिस्तान के इशारों पर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के कठपुतली हुक्मरान भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनके लबों से भी इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ लफ्ज निकलने शुरू हो गए। जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं राजा फारूक हैदर, उन्होंने भी मुखालफत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऐलान पर तनकीद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं सिक्योरिटी इशू है। अफसोस, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाए जाने का मकसद क्या है। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के फैसले के पीछे की असल वजह क्या है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले आप गिलगित बाल्टिस्तान की लोकेशन की अहमियत समझ लीजिए। गिलगित बाल्टिस्तान का कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किलोमीटर है और इस इलाके की सीमाएं पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और चीन से मिलती हैं। वो चीन जिसकी एक बड़ी योजना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस पर चीन के $60 बिलियन दांव पर लगे हैं। इंडिया बड़ा चीखा है, बड़ी वार्निंग दे रहा है कि जी आप स्टेटस को चेंज ना करें। क्यों इतना क्रिटिकल है? CPEC की सक्सेस में हमारे लिए CPEC हमारी और चीन के लिए बहुत जरूरी है। CPEC की सक्सेस के लिए GB का एक क्रिटिकल रोल है। चीन नहीं चाहता कि जिस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो ऐसे इलाके से गुजरे जिस पर किसी तरह का विवाद हो और पाकिस्तानियों की खाली झोली और मुफलिसी में दम तोड़ती उम्मीदों का भी आखिरी सहारा जिनपिंग की दहलीज हो। लिहाजा गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के ऐलान के पीछे ड्रैगन फैक्टर भी बहुत अहम है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के प्रांत बनाने से इस इलाके में चीन के CPEC के तहत निर्माण का रास्ता खुल जाएगा और इससे चीन को LOC पर हमारी सरहद के और भी करीब आने का मौका मिल जाएगा। चीन को खुश करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को भले ही 5वां प्रांत बनाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह LAC पर चीन की फौज को हिंदुस्तान ने नाको चने चब्बा रखे हैं, वो देखकर हिंदुस्तान के हमले की सोचकर पाकिस्तानियों का हलक सूखा जा रहा है। पाकिस्तान चेला है तो चीन उसका उस्ताद, और अब चेले से उस्ताद की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से गतिरोध और तनाव का माहौल बनाने वाला ड्रैगन अब खुलेआम पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने की धमकी देने लगा है। बीजिंग सरकार की भोपू मीडिया खुलेआम चेतावनी दे रही है कि भारत ने अगर तिब्बत से कोई कारोबारी समझौता किया, वन चाइना सिद्धांत की अनदेखी की, तो चाइना भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद उग्रवादियों को भारत के खिलाफ मदद करेगा। चीनी मीडिया की इस धमकी ने साफ कर दिया है कि चीन ही अब तक पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को हवा देता रहा है। कल तक जिसकी सिर्फ दबे जुबान चर्चा होती थी, आज वो बात आम हो गई। कल तक चीन पर जिस बात के आरोप लगते थे, अब खुद चीनी मीडिया ने उसकी पुष्टि कर दी। चीन की साम्यवादी सरकार न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाती है, तोप और मिसाइलों की ताकत दिखाती है, सरहद पर जंग का माहौल बनाती है। बल्कि वो पड़ोसी देशों में उग्रवाद को बढ़ावा देती है, अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों को मदद करती है, अलगाववाद को उकसाती है।
अब तक कश्मीर से लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली आतंकवादी वारदातों में चीन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों के पीछे ड्रैगन का हाथ होने की अटकलें जाती थी। अब जिनपिंग सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सरेआम पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की मदद पहुंचाने की धमकी देकर पुरानी अटकलों और आशंकाओं को सच साबित कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स की इस खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है भारत ने ताइवान का कार्ड खेला तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आगे लिखा है कि ताइवान और भारत के अलगाववादियों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर भारत ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि बदले में चीन भी भारतीय अलगाववादियों का कार्ड चल सकता है। सरेआम आतंकवाद को हवा देने की चेतावनी देने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि पूर्वोत्तर भारत में मौजूद अलगाववादी ताकतें भारतीय सेना के कार्रवाइयों की वजह से कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाहरी समर्थन के अभाव में उनका विस्तार मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर चीन ने उनकी मदद की तो उन्हें दोबारा आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ताकत मिल सकती है। धमकी इशारों में नहीं, साफ शब्दों में की गई। चीनी मीडिया ने साफ साफ इसकी पुष्टि की है कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन उसके संपर्क में, वो चीन से मदद मांग रहे हैं। अगर भारत ने ताइवानी अलगाववादी ताकतों की मदद की, एक चीन के सिद्धांत को नजरअंदाज किया, तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक असम में सक्रिय रहे उग्रवादी संगठन उल्फा को बीजिंग का भरपूर समर्थन हासिल है। उल्फा लीडर परेश बरुआ को चीनी सरकार ने म्यांमार सीमा से सटे यूनान प्रांत में शरण दे रखी। चीन की ये धमकी ताइवान और भारत के बीच कारोबारी समझौतों की खबरों के बीच आई है। जिनपिंग सरकार को लगता है कि भारत ट्रेड डील के लिए ताइवान को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहा है। चीन को किनारे कर भारत सीधा ताइवान से डील कर सकता है, इसलिए बीजिंग सरकार बौखला उठी है। बौखलाहट में चीनी मीडिया ने भारत को धमकी तो दी, लेकिन साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने की असलियत भी दुनिया के सामने रखी। और वक्त हो चला है हमारी खास सीरीज का, लूट घर का सीजन 2। एक घर खरीदना एक परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक परिवार के लिए घर खरीदना सबसे महंगा सौदा होता है, जिसे वो अपनी जिंदगी भर की कमाई का हिसाब लगाकर खरीदता है। लेकिन आशियाने का ये सारा हिसाब किताब तब उसके लिए अभिशाप बन जाता है जब उसे लूट लिया जाता है। सीधे तौर पर तो हम होम बायर्स का अगर कहा जाए तो मुजरिम होता है बिल्डर, लेकिन इनडायरेक्टली बैंक भी इसके जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आज से हम एक बार फिर आपके लिए लूट घर सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज के पहले पार्ट में हमने बिल्डर्स का फर्जीवाड़ा एक्सपोज किया, और अब हम आपको लूट घर के एक और विलेन यानी बैंकों का धोखा दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बैंक और होम लोन से जुड़ी कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। देश में 12 सरकारी बैंक हैं, 22 निजी बैंक हैं, 46 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 1485 शहरी कोऑपरेटिव बैंक है और 96,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई के मुताबिक देश में बैंकों की कुल 91,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें से होम लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 13,40,000 करोड़ रुपए है, जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज का करीब 14.6% बैठता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल के मुताबिक देश भर में करीब 1 करोड़ 40 लाख होम लोन अकाउंट्स हैं, मतलब 1 करोड़ 40 लाख परिवार, यानी करीब 7 से 8 करोड़ लोग होम लोन के जंजाल में फंसे हुए हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो घर नसीब नहीं हुआ है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर और उसके बाद बैंकों से कर्ज लेकर बहुत अरमानों के साथ खरीदा था, लेकिन वो अरमान जल्द पूरे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 2019 तक के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत देश के टॉप 7 शहरों में 220 प्रोजेक्ट्स में करीब 1,74,000 घर फंसे हुए हैं।
इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली और आसपास के इलाकों में है, जहां 67 प्रोजेक्ट में 1,18,000 फ्लैट अटके हुए हैं। मुंबई में करीब 79 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 89 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें 38,000 से ज्यादा फ्लैट्स फंसे हुए हैं। और तीसरे नंबर पर है पुणे, जहां 28 प्रोजेक्ट्स में 9,500 से ज्यादा फ्लैट्स ऐसे हैं जिनके लिए लोग बैंकों से कर्ज लेकर पैसे तो दे चुके हैं, लेकिन फ्लैट रेडी नहीं हुआ है। फ्लैट तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें खरीदने वालों को लगातार EMI भरनी पड़ रही है। बैंक ना तो जरा सी मोहलत दे रहे हैं और ना ही मुरब्बत दिखा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सबसे सिक्योर लोन होम लोन नहीं होता है, जिसके डूबने का खतरा सबसे कम होता है। और ये बात आंकड़ों से भी साबित हो जाती है। बैंकों के NPA में होम लोन का हिस्सा सिर्फ 2% है, जबकि 85% NPA छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन की बदौलत है। इसे एक और तरह से भी समझ सकते हैं, और वो ये है कि बैंकों के प्रॉफिट का करीब 15% होम लोन से आता है, लेकिन अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो सिर्फ 2% होता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बिल्डर्स की वो लूट जो हमने अब तक आपको दिखाई, और बायर्स की जिंदगी में विलन बने बैंक की बेरहमी कैसी। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज लूट घर में अब तक आपने देखा कि कई लोगों के लिए घर का सपना एक सपना ही रह जाता है। कैसे हमारे आपके जैसे लाखों लोग बिल्डरों की जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। लूट घर की फर्स्ट सीरीज में हमने आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तराखंड समेत देश के कई शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। ये भी दिखाया कि इन जगहों पर अधूरी अट्टालिकाएं खड़ी हैं। लाखों होम बायर्स से बिल्डर्स जिंदगी भर की कमाई चूस चुके हैं, लेकिन घर का अता पता नहीं है। हजारों लाखों लोग बैंक से होम लोन लेकर फंस चुके हैं। उन्हें भी आशियाना कब मिलेगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लाइसेंस की कंडीशन के हिसाब से इनको 4 साल के बाद यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। सिस्टमेटिक करप्शन का ये लाइव एग्जाम्पल है। बिल्डर से हम लोगों की बात हुई तो बिल्डर हमेशा ये कहते हैं कि हम जल्दी तैयार करेंगे। रिटायरमेंट का पैसा मैंने इसमें लगाया। हम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई इसमें डूबी हुई है और कहीं से कोई रिलीफ हमको होता नजर नहीं आता है। इन बिल्डर के साथ में मैं ये कहूँगा जो हमारे सरकारी बैंक हैं, PNB, ये लोग भी मिले हुए हैं। पैसे तो जा ही रहे हैं, ना उसका हिसाब किताब है, ना कुछ रिटर्न करने की बातें हो रही है। यूनिट कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ पता नहीं है। हमें अपना शॉप के लिए, बच्चों के लिए कुछ शुरू करना है। ये लोग साफ दादागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें हमारी चीज का हैंडओवर कर दीजिए बस। का भविष्य मेरे को अंधकार में लगता है। मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन था, जो मैंने 8 साल पहले लिया था, वो एकदम गलत था। हर बार जब भी इनसे मुलाकात हुई या फोन पे बात हुई, लगभग हर बार कहते हैं 3-4 महीने में आपका काम पूरा होने वाला। एक बार, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए वो हमारी जगह आके रह के दे। लूट घर की पहली सीरीज हमने करीब 1 महीने तक चलाई, जिस पर हजारों लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। उस दौरान हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक घर लोगों के लिए मृग मरीचिका बन जाता है, कैसे 40 से 50 लाख का घर लेकर एक इंसान पूरी तरह लुट चुका होता है। पहले हमने आपको ये भी दिखाया था कि एक बिल्डर एक घर लेकिन 2-2 दावेदार, यानी एक ही घर को बिल्डर कई लोगों से बेच देता है और फरार हो जाता है। मतलब एक घर के लिए आप सारी जमा पूंजी, भविष्य की कमाई, भविष्य का आशियाना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बिल्डर एक सपना दिखाकर सब कुछ चट कर जाता है और डकार तक नहीं लेता है। ताज्जुब की बात यह है कि सबसे विशाल गणतांत्रिक देश में इसे देखने वाला कोई नहीं है। लूट घर की पहली सीरीज में हमने आपको बिल्डर की तमाम धोखाधड़ी दिखाई, और अब हम आपको लूट घर के एक और विलन यानी बैंकों का धोखा दिखाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये घर खरीदने में त्रिपक्षीय करार, मतलब बिल्डर, बायर और बैंक के बीच एग्रीमेंट होता है, लेकिन पिस्ता सिर्फ बायर ही है। आखिर क्यों? जो घर होम बायर्स को भविष्य में मिलता नहीं दिखता, उसके लिए भी सालों तक किश्तें भरनी होती हैं। लूट घर की सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि बिल्डर, बायर और बैंकों के बीच क्या समझौता होता है, इसमें कहां झोलझाल होता है। लूट घर सीरीज 2 में आपको ये भी बताएंगे कि बैंक लोन कैसे दिया जाता है,
होम लोन लेने वालों के लिए बैंकों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? क्या बैंक होम लोन देकर होम बायर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है या नहीं? आखिर क्यों हम एक बैंक को अपने लुट रहे घर के सपनों में बरी कर देते हैं? लूट घर के इस सीरीज में हम ये भी दिखाएंगे कि 30 से 40 लाख का होम लोन देकर बैंक एक बायर्स से कितना कमाता है। ये भी बताएंगे कि आखिर बैंक जिस तरह होम लोन देने से पहले बायर्स की हैसियत देखता है, उसी तरह बिल्डर की भी हैसियत क्यों नहीं देखता? पैसा देकर मूलधन के बराबर ब्याज लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों को बिल्डर की जालसाजी से बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? आखिर क्यों घर के जिस सपने पर देश की शीर्ष अदालत सालों से बायर्स को राहत देने की कोशिश में लगी है, लेकिन बैंक होम बायर्स को 1 रुपए की राहत नहीं देता है? लूट घर की स्पेशल सीरीज में TV9 भारतवर्ष पहली बार घर के सपने पर डाका डालने वाले दूसरे विलन बैंकों पर एक एक कर कई खुलासे करेगा। लूट घर में बैंक की भागीदारी की एक एक परत खुलेगी और अब तक आप जो समझते रहे हैं कि सिर्फ बिल्डर्स ही हमारे घर के सपने को लूटते हैं, तो अब आप ये भी जान जाएंगे कि हम और आप जो एक घर खरीदते हैं जिसका भविष्य अधर में लटक जाता है, उसकी लूट में बिल्डर और बैंक दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। इस लूट घर को यूं समझिए कि आपका पैसा लेकर बिल्डर भाग गया और उसके बाद आपका बैंक आपसे मूल के साथ सूद भी वसूल कर रहा है। जब बैंक से होम लोन लिया जाता है तो लोगों को यह भरोसा होता है कि लोगों का भरोसा बैंक के लोन से ही बढ़ता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट फंस जाता है तब बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर आप भी बैंक से प्रताड़ित हैं, आपको भी लगता है कि बैंक का भी हिसाब होना चाहिए, तो अपनी पूरी बात ईमेल से भेज सकते हैं या फिर एक वीडियो बनाकर अपनी पूरी कहानी हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि एक बैंक ने कैसे बायर की मर्जी के बिना ही बिल्डर को लोन रिलीज कर दिया और बिल्डर भाग भी गया। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। बिहार के दरभंगा में रोड शो के दौरान TV9 भारतवर्ष से बोले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी, तेजस्वी को बताया जंगल राज का नुमाइंदा। जितन राम मांझी ने रामविलास पासवान की मौत पर उठाए सवाल, बोले मौत को 3 दिन तक क्यों नहीं किया डिक्लेयर, होनी चाहिए न्यायिक जांच। चिराग पासवान बोले मौत पर कर रहे हैं राजनीति। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर जारी है गुर्जर समाज का आंदोलन। गुर्जर नेता किरोड़ी बैसला बोले मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा पर FIR, फ्रांस में हमले को ठहराया था सही, केस दर्ज होने पर बोले राणा कुछ गलत नहीं कहा, अपने बयान पर कायम। हरियाणा और यूपी के बाद MP में भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी। TV9 भारतवर्ष पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, कानून में करेंगे प्रावधान। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला आरोपी फैजल दिल्ली से गिरफ्तार। आपसी सौहार्द वाले बयान पर पुजारी का बयान, कहा तो फिर हमें मस्जिद में हवन करने की मिले इजाजत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी। PM इमरान खान की जिहादी भीड़ ने प्राचीन हिंदू मंदिर पर बोला हमला। पिछले 20 दिन में 3 मंदिरों में की गई तोड़फोड़। बांग्लादेश में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को बनाया निशाना। फेसबुक पोस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की तारीफ का लगाया आरोप। ताबड़तोड़ गोलीबारी से एक बार फिर दहला अफगानिस्तान। काबुल यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग में 25 लोगों की मौत। वक्त एक ब्रेक का, अब देखते रहिए फिक्रा। Selling your car on Car Dekho Gaadi is very smooth. Just like Sir's cover drive. कार देखो गाड़ी पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और कार बेचो ऑफिस, घर या कहीं से। पाओ बेस्ट प्राइस, क्विक पेमेंट, फ्री RC ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। करो गाड़ी फॉरवर्ड। करो इंडिया फॉरवर्ड। ये तो पर ये तो 2 गुना जिद्दी है। इसमें भी है 2 गुना ज्यादा पावर, जो निकाले जिद्दी दाग मशीन में। बस करो पोर्ट, रब पोर्ट। 2 गुना पावर के साथ सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, ओनली 99 रुपीज। और
जोश है तेरा केसर का बल्ला घुमा। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मेल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। घर लेट, खाना लेट, रिजल्ट एसिडिटी। इसीलिए मैं चुनती हूँ असरदार डाइजीन। डाइजीन है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसमें है सबसे ज्यादा ANC यानी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और दे असरदार रिलीफ। अरे शर्मा जी, आपके घर में लाइट कैसे? जैगुआर प्राइमा है ना? जैगुआर प्राइमा करो फिट, घर को रखो हमेशा लेट। अब हर प्राइमा बल्ब के साथ ट्रिपल निपो बैटरी बिल्कुल फ्री। आज ही खरीदिए अपना जैगुआर प्राइमा। हमारे हर स्पर्श में न जाने कितने सच छुपे होते हैं। ये स्पर्श कहीं दिल के दरवाजे हैं खोल जाते हैं। सिप हैंड्स बाय सिप्ला, जो फिक्र और 99.9% जर्म्स दोनों को खत्म करता है। सिप हैंड्स, हर हाथ के साथ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऐसे आई शॉट में पावर। सिंपल। नाइस। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ऐसे आए घर में सोलर पावर। सिंपल। प्रेजेंटिंग लुमिनस सोलर। सोलर को झट से लगाओ, चलो इंडिया बिजली बनाओ। लुमिनस, खुशियों का घर। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही फसल की, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। अपनों की केयर करने के लिए आप क्या क्या नहीं बन जाते। कभी उनके दोस्त बन जाते हो, तो कभी उनके बॉस, पहले जूस, और कभी कभी ओके गूगल टू कूल बन जाते हो। टर्न ऑन द व्हर्लपूल एसी। इसीलिए व्हर्लपूल ने बनाए होम अप्लायंसेज विद 6 सेंस टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट इजियर टू केयर एवरी डे। और नई जॉब कैसे चल रही है? हेक्टिक है। आज गाड़ी सर्विसिंग करानी थी, फ्री हूँ तो सोचा मिल लूं। पर फोर्ड का पिकअप ड्रॉप है ना। तभी अम्मा की याद आई। टाइम टू टाइम रिश्तों की भी सर्विसिंग करनी पड़ती है। आप उनको टाइम दीजिए और गाड़ी की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक बैक्सन्स होम्योपैथी की सनी एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम, स्वस्थ और खूबसूरत त्वचा के लिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4001 कोरोना केस, 42 लोगों की मौत। BikeDekho.com, बाइक्स और उनकी प्राइसेस कंपेयर करो। हर एंगल से देखकर सही बाइक या स्कूटर खरीदो। एक्सपर्ट रिव्यूज, बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ विजिट BikeDekho.com टुडे। सुपरस्टार या केयरिंग मॉम, अगर मैं दोनों हो सकती हूँ तो मेरा घर क्यों नहीं? बर्जर सिल्क, ब्रीथ इजी। ये ग्लैमरस है और मेरे घर को भी प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया, वायरस और पोल्यूशन से। सिल्क का एहसास, चैन की सांस। वोल्टास का महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी, एडजस्ट करे अलग अलग टनेज में। कम लोग तो 1.5 टन, ज्यादा लोग तो 2 टन, क्लोज फैमिली तो 1 टन, सेविंग्स टन। रिपेयर और क्लेम्स के टेढ़े गेम्स में मत फंसिए। ACO.com से इंश्योरेंस लीजिए, फ्री पिकअप और सुपर फास्ट क्लेम सेटलमेंट एंजॉय कीजिए। कार इंश्योरेंस डायरेक्ट ACO। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। माँ, गाजर का हलवा। हॉकिंस कॉन्ट्यूरा प्रेशर कुकर में खाना चलाना है कितना आसान। हलवा है तैयार आधे घंटे में। माँ के हाथ का खाना हॉकिंस में यूं बना। हॉकिंस लुपज़ाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपज़ाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल।
टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए चाहिए फिटनेस में नो गैप, टीम बॉन्डिंग में नो गैप और डाइट में भी नो गैप। जैसे मेरे वॉल्स में है नो गैप, यानी अंदर से स्ट्रॉन्ग। ऑर्डिनरी सीमेंट में रह जाते हैं गैप्स जो पानी और क्लोराइड्स को रोक नहीं पाते। ड्यूरागार्ड सीमेंट दे नो गैप गारंटी। आपके घर को दीजिए लंबी। ड्यूरागार्ड सीमेंट। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। गेन वेट, स्टे फिट।